डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आने वाले संकट को पहले से पहचान कर उसका उपाय करने वाला ही बुद्धिमान शासक कहलाता है। आचार्य चाणक्य ने जब ये विचार रखे थे तब राजतंत्र हुआ करता था। संपूर्ण प्रजा के हित और सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी। आज लोकतंत्र है, आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन यानी सिस्टम की होती है। मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत सिस्टम से एक सवाल पूछकर कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, जिसे लोकतंत्र की भाषा में कार्यपालिका कहा जाता है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, आखिर वो हर बार एक बड़ी घटना या बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागता है? आज ये सवाल पूछने की बड़ी और वाजिब वजह है। एक दिन पहले लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, 15 छात्रों की जान चली गई। इस हादसे से पहले प्रशासन नहीं जागा था। सिस्टम के किसी भी हिस्से ने यह जहमत नहीं उठाई कि गर्मी का मौसम है, आग लगती है, कोचिंग सेंटर्स की जांच ही कर ले, होटल रेस्टोरेंट में जाकर देख ले, सुरक्षा नियमों के हिसाब से बने हैं या नहीं बने ये चेक कर ले। सिर्फ 19 दिन पहले दिल्ली के होटल में आग लगी थी। तब सिस्टम ने बड़े जोर शोर से फायर सेफ्टी को लेकर जांच शुरू की, लेकिन क्या हुआ? 2-4 दिन होटल्स की जांच हुई, फिर सिस्टम शीत निद्रा में सो गया, यानी लंबी गहरी नींद में चला गया। दिल्ली के होटल में लगी आग के 19 दिन बाद लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बन गया। अब सिस्टम फिर से जाग गया। दिखावे के लिए जगह जगह शहर शहर कार्रवाई हो रही है। यानी सिस्टम के लिए एक्शन की शर्त यही है कि पहले आग लगनी चाहिए। जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक लोग जलकर नहीं मरेंगे, तब तक सिस्टम नहीं जागेगा, ना ही एक्शन होगा। कल लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे जलकर मरे, तो आज सिस्टम सुबह से ही एक्शन में। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, कोचिंग सेंटर के मालिक तुषार जायसवाल और आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इनमें जानकीपुरम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, इंदिरा नगर के एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार, जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। विडंबना देखिए, 15 छात्रों की जान जाने के बाद प्रशासन जितनी फुर्ती से एक्शन में है, क्या उससे पहले ऐसी फुर्ती दिखाई गई? सोचिए, अगर प्रशासन ने थोड़ी सी सक्रियता पहले दिखाई होती तो क्या रिहायशी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। लखनऊ के जिस जोन में यह लाक्षागृह बना था, वहां वर्ष 2014 से 2026 तक 30 इंजीनियर और जोनल अधिकारी तैनात रहे। अगर किसी भी अधिकारी ने, इन 30 में से किसी एक अधिकारी ने थोड़ी सी सक्रियता दिखाई होती तो क्या नियमों को ठेंगा दिखाकर इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता? नहीं चल रहा होता। सवाल वही है, फिर सिस्टम पहले क्यों सोया हुआ था? क्या सिस्टम को जगाने के लिए आम लोगों की अकाल मृत्यु जरूरी है? यह सिस्टम तभी क्यों जागता है जब हादसे में लोग मारे जाते हैं? ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्क ने कहा है कि समय पर सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है। काश सिस्टम ने लखनऊ लाक्षागृह हादसे से पहले सावधानी बरती होती तो हादसा नहीं होता। लखनऊ का पूरा सिस्टम कितना लापरवाह था, उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सिस्टम के दिखावे वाले एक्शन की। 15 छात्रों की मौत के बाद कानपुर में अति सक्रिय हुए सिस्टम ने 30 बिल्डिंग्स को सील कर दिया। फिजिक्स वाला, एलन जैसे कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। जिन इमारतों को सील किया गया वो सालों से खड़ी है। वहां सालों से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, लेकिन एक्शन कब हुआ? एक्शन तब हुआ जब लखनऊ में 15 छात्रों की अकाल मृत्यु हो गई। इसीलिए हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम को जगाने के लिए हादसा जरूरी है? क्या कानपुर में आज सक्रिय हुआ सिस्टम पहले अपना काम नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन आज इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि हादसा हुआ है, 15 छात्रों की जान गई है। सिस्टम सिर्फ कानपुर में सक्रिय नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों और दूसरे राज्यों में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू हो गई। हमारी ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। केडीए की टीम जो है काकादेव कोचिंग मंडी में है। मेरे पीछे देखिए बिल्डिंग मौजूद है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सील्ड परिसर, इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये कोचिंग मंडी की तस्वीरें हैं। एक बार आपको दूर तक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए एक बार आगे लेके चलते हैं।
केडीए की टीमें जो है लगातार आगे कार्रवाई कर रही हैं। हम लोग को डायरेक्शन है कि जहाँ भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हो, जहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना किया गया, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, उसके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग ड्राइव चलाई है। उसी क्रम में कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर के अंदर हादसे के बाद गाजियाबाद में सीएफओ लगातार सभी कोचिंग का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इस वक्त आरडीसी में विद्या मंदिर के कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं और यहां क्या कमियां पाई गई है बता रहे हैं हमारे साथ राहुल पाल जी, चीफ फायर ऑफिसर है। राहुल जी, आप यहां पहुंचे विद्या भवन में, क्या कमी आपको यहां पर नजर आई? यहाँ आके देखा तो जो कोचिंग 2 से 3 फ्लोर पे चल रहा है, सिंगल सीढ़ी है। फायर के सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर बस उपलब्ध हैं, बाकी सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सीढ़ी के पास पैनल भी लगा रखे हैं, गीज़र भी इंस्टॉल्ड हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो खतरा बनी हुई हैं। इसको लेके इनको नोटिस निर्गत किया जा रहा है और तत्काल इसको बंद कराने के लिए संस्तुति की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या डिजिटल लाइब्रेरीज है, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। जो स्कॉलर्स एकेडमी है, इसलिए फायर ऑडिट के लिए आए तो यहाँ पे यंत्र तो उपलब्ध पाए गए, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो सही नहीं है, क्रियाशील नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम फायर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर पड़े हुए हैं और पूरे स्टाफ को जो फायर अधिकारी हैं वो समझा रहे थे कि आखिरकार इसका इस्तेमाल विपरीत परिस्थितियों में उन्हें कैसे करना है। कोचिंग सेंटर के निरीक्षण करके उनको अवगत करा रहा हूँ, उनको प्रशिक्षित कर रहा हूँ कि आग से कैसे बचा जाए। प्रयागराज में फैसल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया। ये कोचिंग सेंटर अनाधिकृत बिल्डिंग में चल रहा था। सीलिंग की यह कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। वाराणसी में भी प्रशासन ने 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की जा रही थी। सोचिए, जिन संस्थानों में हमारे आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, सिस्टम को इसकी फिक्र भी नहीं है। इसलिए यह आरोप लग रहा है कि 15 घरों के चिराग बुझाने के बाद शहर शहर सिस्टम का लीपापोती वाला एक्शन शुरू हो गया है। हर हादसे के बाद आम आदमी के आक्रोश को शांत करने के लिए सिस्टम ऐसे ही स्वांग करता है। एक्शन वाली ये नौटंकी 2-4 दिन चलेगी, उसके बाद सिस्टम फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझिए। जिस लाक्षागृह में जलकर 15 नौजवानों की जान गई, उसे मई 2016 में ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। कहा गया था बुलडोजर से गिरा दो। साल 2014 में इस बिल्डिंग का रिहायशी नक्शा पास कराया गया था। इसे अवैध रूप से मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर केस दर्ज किया और 10 मई 2016 को इसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया। लेकिन 5 जुलाई 2016 को एक चमत्कारिक फैसला आया। बिल्डिंग को गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया। सोचिए, जो बिल्डिंग नियम की अनदेखी कर अवैध तरीके से बनाई गई थी, सिस्टम ने जिसे गिराने का आदेश दिया था, अचानक 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग को गिराने का फैसला ही रद्द हो गया। अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। आज जो सिस्टम अति सक्रिय है, उसने तब ईमानदारी से कार्रवाई की होती तो 15 लोगों की जान नहीं गई होती। सोचिए, 2016 में जिस बिल्डिंग को गिराए जाने का आदेश था, अगर वो उस दिन गिरा दी जाती तो 15 बच्चे मरते नहीं। इसलिए सिस्टम ने, कहा जा रहा है, चुपचाप आदेश को रद्द किया। इसलिए आज जो एक्शन हो रहा है, हम इसे दिखावटी एक्शन कह रहे हैं। 15 छात्रों की मौत से लोगों में जो नाराजगी है, उसे दूर करने के लिए, जन आक्रोश को शांत करने के लिए एक्शन हो रहा है। लेकिन जब कार्रवाई करने का सही वक्त था, तब कार्रवाई नहीं हुई। डियर मित्रों, एक पैटर्न बन गया है। जब कोचिंग में आग लगती है तो कोचिंग सेंटर पर एक्शन होता है। जब होटल में आग लगती है तो कुछ होटलों के खिलाफ कार्रवाई होती है। सवाल यह है कि जब होटल में आग लगी थी, तभी कोचिंग सेंटर्स की फायर एनओसी चेक क्यों नहीं की गई? आज कोचिंग सेंटर में आग लगी है, तब भी सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर ही एक्शन क्यों हो रहा है? हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी जगहों पर जहां फायर सेफ्टी के इंतजाम जरूरी होते, उसकी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां आग थोड़ी लगी है। लोग जब जलकर मरेंगे तब ये जागेंगे। चेकिंग इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई नहीं करनी। कार्रवाई करते हुए सिर्फ दिखावा भर करना है। कोचिंग में हादसा हुआ है, इसलिए कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई का दिखावा कर इतिश्री कर लेना है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि एक्शन की पहली शर्त यही है कि पहले आग लगनी चाहिए, लोग मरने चाहिए। सवाल यह भी है कि जहां हादसा होता है, एक्शन वाला दिखावा सिर्फ वही या उसी प्रदेश में क्यों होता है? लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगी तो वहां एक्शन हो रहा है। देश के बाकी शहरों में सिस्टम अभी भी सोया हुआ है। मित्रों, प्रशासन का नाम अलग होता है, अधिकारी अलग अलग नाम से होते हैं, लेकिन इनका सिस्टम बिल्कुल एक जैसा है।
यह सिस्टम पूरे देश में एक ही ढर्रे पर काम करता है। जहां आग लगती है वहीं जागता है। आज हमारे संवाददाता कई दूसरे शहरों में गए, वहां फायर स्टेशन पर कर्मचारी आराम से बैठे थे। उन्हें भी शायद एक्शन के लिए हादसे का इंतजार है। उन्होंने इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं समझी कि दफ्तर से बाहर निकले और फायर सिक्योरिटी से जुड़े जो इंतजाम है उनको चेक करें। सिस्टम की लापरवाही पर हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं और ये रिपोर्ट हमने क्यों कराई। वैसे तो हर बार मैं ये बात जरूर आपसे कहता हूं कि जैसे सिस्टम जागता है वैसे मीडिया भी अमूमन ऐसे हादसों के बाद ही जागती है। अब इस मामले में भी जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है, कोचिंग सेंटर में आग लगी तो कोचिंग सेंटर के रियलिटी चेक्स शुरू हो जाते हैं। जिस शहर में आग लगी उस शहर के रियलिटी चेक शुरू हो जाते हैं। जिस प्रदेश में आग लगी वहां के रियलिटी चेक शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस राज्य में आग नहीं लगी और जहां अभी भी लाक्षागृह हजारों की संख्या में मौजूद है, उसका रियलिटी टेस्ट कौन करेगा? कौन बताएगा कि सिस्टम वहां का सोया हुआ और यही सोया हुआ सिस्टम किसी कोचिंग सेंटर को, किसी होटल को, किसी रेस्टोरेंट को लाक्षागृह बना सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए सच्चाई। चलिए चलते हैं कि भोपाल के जो फायर स्टेशन है, जो दमकल विभाग है, वहां पर इस वक्त चल क्या रहा है। जैसे कभी फ़ोन इमरजेंसी में कोई दिक्कत रहती तो हम लोग वायरलेस से कनेक्ट हो जाते। वायरलेस से बिल्कुल तत्काल सूचना मिल जाती कि हमारे पास कहाँ आग लगी, तो उस एरिया वाइज ट्रांसफ़र कर देते हैं हम जो भी एरिया में आग लगी। काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है। पूछ के बताइए, कोई यदि जवाब देता है क्या? छोला फायर स्टेशन, छोला होंगे नहीं, शायद कहीं होंगे यार, पास होंगे। चालू रहता है वो। हाँ, किसी दूसरे वाले स्टेशन से पूछ लीजिए, कोई और कोई अलर्ट हो, जाग रहा हो। माता मंदिर फायर स्टेशन, माता मंदिर। आप लोग चेक करने नहीं जा रहे? कोचिंग सेंटर कहीं पता कर लें, आग लगने का इंतजार। आदेश होगा तो जाएंगे हम लोग चेक करने। मतलब जब आग लगेगी तभी जाएंगे। ये कब से नहीं चली है, ये तो धूल खा रही है। देखो जैसे ये फायर सीजन चल रहा है, तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि मतलब कोई आग लग जाए तभी करेंगे? हम लोग ऐसे मूवमेंट नहीं करते थे। नहीं, ऐसे मूवमेंट नहीं होता है। आग की सूचना हमें मिलेगी, मैं तुरंत जो है यहाँ से गाड़ी रवाना 1 मिनट में हो जाती है यहाँ से। अच्छा, वैसे आप पड़ताल नहीं करते हैं कहीं पे? आपको पड़ताल करते रहना चाहिए ना कि भाई कहीं आग का ऐसा ये इलाका है। ऐसे कोई पता नहीं लगता कहाँ आग लगेगी, क्या होगा। जब आग की सूचना मिलती है मेरे पास सूचना आएगी, कंट्रोल रूम से आएगी या फोन द्वारा आएगी, तो मैं जो है गाड़ी यहाँ से तुरंत रवाना करता हूँ। सर पर्टिकुलर अभी किया था 5-7 दिन पहले। 5-7 दिन पहले। कहाँ? यहीं का, ये जो कोचिंग का एरिया है ना। कौन सा बताओ, कौन सी कोचिंग का? महेश नगर। 7 दिन के बाद आप कहीं? नहीं सर, यही। हाँ। जब आपके पास यदि ठीक है, कंट्रोल रूम में शिकायत आती है तो बस यही काम रहता है? हाँ जी सर। और फायर हाँ जी। सुना आपने, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। मध्य प्रदेश में बैठे फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि देखिए जब आदेश होगा तभी जाएंगे। एक सज्जन कह रहे हैं कि देखिए जब आग लग जाती है हमारे पास कॉल आती है हम तभी जाएंगे। तीसरे सज्जन कह रहे हैं कि हम गए थे, जांच करने के लिए गए थे। इन्हें समझ में नहीं आता ये इनकी ड्यूटी है, इसके लिए आदेश की जरूरत नहीं है। आप चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में दफ्तर से बाहर कौन निकलेगा? इतनी गर्मी पड़ रही है, दफ्तर में बैठ के कॉल सुन लिया, ड्यूटी पूरी हो गई। अब कौन दफ्तर से बाहर निकलकर मेहनत करे? सोचिए आपकी, हमारी, हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो कैसे काम करते हैं। जिन्हें सुरक्षा इंतजाम की चेकिंग करनी चाहिए थी वो आराम से दफ्तर में बैठे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि यूपी में हादसा हुआ तो ये सारा का सारा सिस्टम चेकिंग जितनी चल रही है यूपी में हो रही है। हमने इसी वजह से तय किया कि आपको बाकी राज्यों की स्थिति दिखाते हैं, कैसे राजस्थान में, कैसे मध्य प्रदेश में, या देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए और देखिए वहां पर सिस्टम जो लोगों ने संभाल रखा है कितने आराम से कुर्सी पकड़ के बैठे होंगे और कहेंगे देखिए साहब जब आदेश होगा, देखिए जब आग लगेगी हम तो तभी निकलेंगे। सब कुछ भगवान भरोसे। इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिखावे वाला एक्शन। सिर्फ हादसा हो तभी सिस्टम को सक्रिय होना जरूरी नहीं है। आम दिनों में सिस्टम का एक्टिव होना क्यों जरूरी है, इसे एक आंकड़े के जरिए समझ लेते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में दुनिया भर में आग लगने से 1,20,000 लोगों की जान गई। इनमें से 27,000 लोगों की मौत अकेले भारत में हुई। यानी आग से पूरी दुनिया में हादसे से मरने वालों में करीब 23% भारत से थे। अब समझिए आग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है।
लेकिन सिस्टम को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तभी जागता है जब हादसा होता है। मित्रों, आग और आग से होने वाले हादसों को लेकर हमारी संवेदनशीलता भी खतरे को बढ़ाती है। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने घरों में स्मोक अलार्म और पब्लिक ड्रिल सिस्टम लागू किया हुआ। इससे आग से होने वाले हादसे घटे और हादसों में होने वाली जनहानि भी कम है। लेकिन भारत में फायर सेफ्टी आज भी ऑप्शनल यानी वैकल्पिक माना जाता है। इसलिए आग से होने वाले हादसों में हमारे देश में मृत्यु दर ग्लोबल लीडर से कई गुना ज्यादा है। आग से होने वाले हादसों में हमारे देश में ज्यादा मौत क्यों होती है? इसके पीछे सिस्टम की लापरवाही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? इसे समझने के लिए हम आपको एक तथ्य शेयर कर रहे हैं। आग से बचाव का सबसे बेहतर नियम और मॉडल सिंगापुर का माना जाता है। सिंगापुर में बिल्डिंग का निर्माण शुरू होने से पहले सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स से फायर सेफ्टी प्लान मंजूर कराना पड़ता है। कब्जे से पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर लेना होता है। तय सीमा से बड़ी इमारतों में रजिस्टर्ड फायर सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति का नियम है। हर 6 महीने में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर और होस की जांच अनिवार्य है। हर साल सभी फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच होती है। यह जांच भी वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा जिससे सरकार से लाइसेंस मिला हो। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी मैनेजर की नियुक्ति होती है वहां हर 6 महीने में पूरा इवैक्यूएशन ड्रिल अनिवार्य है। अब ब्रिटेन के सिस्टम को समझ लेते हैं। ब्रिटेन में सभी नई रिहायशी इमारतों में आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर लगाना अनिवार्य है। हर इमारत में एक कानूनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन तय होता है जो आग के रिस्क असेसमेंट और इमरजेंसी प्लान का जिम्मेदार होता है। इन इंतजामों से ब्रिटेन में आग लगने के हादसों में होने वाली मौत में 90% की कमी आई। और आज जो हम आपको ये सारी के सारे आंकड़े दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अब तो खैर छोटे छोटे शहरों में हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। डीएनए मित्रों, आप डीएनए देखने के बाद में ज़रा अपने जो आपके अपार्टमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी होते हैं और आपके जो साथ रहने वाले लोग होते हैं, आज अपनी सोसाइटी में निकल कर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। आधे से ज़्यादा सोसाइटियों का ये हाल होगा। वहाँ इस तरीके का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर लगे होंगे लेकिन काम नहीं कर रहे होंगे और इसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कोई ये बताने वाला नहीं है कि ये चालू होंगे या नहीं होंगे, और अगर ये चालू नहीं है तो फिर इस सोसाइटी में ये जो लोग रह रहे हैं वो चलते फिरते इस लाक्षागृह में रह क्यों रहे? हमारे देश में आग वाले हादसों में ज्यादा लोगों की जान क्यों जाती है? इसके पीछे वजह है नियमों में लचीलापन और सिस्टम की लापरवाही। देश में नेशनल बिल्डिंग कोड अनिवार्य नहीं। सिंगापुर में कानून ही कोड है, लेकिन हमारे यहाँ कोड एक सुझाव है। इसे लागू करना राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया गया। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या कहता है। 15 मीटर या उससे ऊंची इमारत हाई राइज मानी जाती है। इसके लिए निर्माण से पहले और बाद दोनों बार राज्य फायर विभाग से फायर सेफ्टी मंजूरी जरूरी होती है। सिंगापुर में यही नियम है, लेकिन इसे लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं उनके कामकाज और नियत में फर्क है। 300 वर्ग मीटर से बड़े घर में 2 सीढ़ियां जरूरी है। 150 वर्ग मीटर से बड़े और 20 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाले हर रिहायशी फ्लोर पर कम से कम 2 दरवाजे होने चाहिए। एनबीसी के तहत जिस ढांचे में कम से कम 20 छात्र हो और जो स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग संस्था के रूप में इस्तेमाल हो, वो एजुकेशनल बिल्डिंग मानी जानी चाहिए। इसके लिए सख्त नियम होते हैं। नियम बनाए गए हैं, कई नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन नियमों में कई चोर दरवाजे हैं। लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 15 मीटर से कम ऊंची थी, वो 500 वर्ग मीटर से छोटी थी, उसे फायर एनओसी लेना अनिवार्य नहीं था। इसी चोर दरवाजे का सहारा लेकर बिल्डिंग मालिक ने फायर एनओसी ली ही नहीं। ऊपर से लापरवाह सिस्टम ने कभी फायर सेफ्टी का ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं समझी। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि देश में फायर सर्टिफिकेट जैसा दस्तावेज कैसे मिलता है। चेकिंग के नाम पर फायर ऑफिसर की मुट्ठी गर्म की जाती है और फायर फाइटिंग उपकरणों की चेकिंग के बिना ही ये सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। और ये सब जगह की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन कई जगह की स्थिति है। सोचिए, पहले दिल्ली में हादसा हुआ, फिर लखनऊ में हादसा हुआ। अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग में हादसा होगा तो फिर क्या होगा? कितने लोगों का जीवन संकट में फंस जाएगा? ये आपके हमारे नहीं, देश के 90% से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल है। जैसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे सिस्टम काम कर रहे हैं, हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिखावे का एक्शन बंद होना चाहिए। सिस्टम को एक्शन के लिए हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम सचमुच ईमानदारी से काम करे, ये सुनिश्चित करे कि नियमों का सही तरीके से पालन हो, तो लखनऊ जैसे हादसे रोके जा सकते हैं। ये सिस्टम की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन का कर्तव्य है।
इसी कर्तव्य को समझाते हुए यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि शासन का उद्देश्य केवल वर्तमान को संभालना नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है।